हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। टॉपिक के साथ साथ आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो साथ के साथ मिल रही है, रिप्लाईज भी मिल रहे हैं। तो इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें। जल्द ही अपने नजदीक होंगे, फिर आगे और अपनी चीजों को बढ़ाएंगे। ठीक है। और मैंने एक चीज सोची है, कुछ ही दिनों में जिन बच्चों ने 12th पास आउट कर लिया साइंस से, तो और जो बीएससी करना चाहते हैं, तो उनको मैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी का हिंदी में सिलेबस बताऊंगा, और अपने चैनल पर क्या क्या चीजें डाल दी गई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो करते हैं टॉपिक की शुरुआत। आज अपना जंतुओं में पोषण अंतिम क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए करते हैं शुरू। अगला है, कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली। प्रोटीन, खाद्य, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फिर प्रोटीन पढ़ा, फिर वसा पढ़ा, फिर विटामिन पढ़ा। आज पढ़ेंगे अपना खनिज लवण। खनिज लवण ये भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। किसके रूप में? ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ था, वसा भी कार्बनिक पदार्थ था, प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ के अंदर ही आ जाता है। और आज हम बात करेंगे खनिज की, जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मानव शरीर में लगभग 29 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व? 29। 92 तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन हमें 92 नहीं पढ़ने। जो जो इंपॉर्टेंट है वो ही हमें पढ़ने हैं। पर याद रखना है कितने तत्व पाए जाते हैं? 29। यह ऊर्जा नहीं बनाते भाई। अब ये पाए जाते हैं तो इसकी खास बात क्या है कि ये ऊर्जा का निर्माण नहीं करते, शरीर में कोई भी ऊर्जा नहीं बनाते। तो फिर सर ये क्या काम करते हैं? ये शरीर में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारे शरीर में बहुत, आपको पता है हमारा शरीर ना एक इतनी बड़ी मशीनरी है भी, हम खुद नहीं समझ पाते भी हमारे शरीर में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही हैं, है ना। तो इन सभी अभिक्रियाओं में ये खनिज लवण महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाते हैं। एक ही मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे आयरन है। ठीक है। अब कैसे अभिक्रियाओं में योगदान निभाता है? आयरन एक तत्व है। आयरन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी मिलकर क्या बनाती है? रक्त। रक्त क्या करता है? परिवहन का। आरबीसी किसका काम करती है? CO2 और O2 के परिवहन का। HB क्या करता है? O2 का परिवहन। तो फिर कहीं ना कहीं शरीर में इनका योगदान हुआ ना। इसी प्रकार से अन्य तत्व भी हमारे शरीर में योगदान या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इनके कार्यों की। किनके? खनिज लवणों के कार्य। लवणों के आयनों के कारण जीव द्रव्य में विद्युत चालकता होती है। यह विद्युत चालकता तथा जीव द्रव्य में संवेदनशीलता होती है। यानी कि इन्हीं खनिजों के जो आयन होते हैं, जैसे सोडियम क्या है? एक खनिज तत्व है। तो सोडियम एक आयन है। इन्हीं आयनों के कारण क्या होती है? विद्युत चालकता। हमारे शरीर में सर विद्युत चालकता का क्या काम? बिल्कुल है भाई, काम क्यों नहीं है? बिल्कुल है। और यही विद्युत चालकता किसका कारण बनती है? संवेदनशीलता का। अब ये संवेदनशीलता क्या है? देखो, आपने प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ा था। आकस्मिक होने वाली जो हमारे शरीर में अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे मेरे पैर में अचानक से कांटा चुभा, तो मैंने तुरंत उस कांटे से पैर हटा लिया। कैसे हुआ ये सब? तो ये एक विद्युत आवेग होते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के लिए न्यूरॉन्स उत्तरदायी होते हैं। बताया था सिनेप्स, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तंत्रिका तंत्र में अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूं, हो चुका है ये अपना टॉपिक। तो वहां पर इनके योगदान होते हैं। चलिए, दूसरा, रासायनिक प्रकृतियों में आयन बंधकों के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये बंध का निर्माण करते हैं या बंध के रूप में कार्य करते हैं। कई ऊतकों, जैसे रक्त में, हड्डियों में, दांतों में आदि में रचना में भाग लेते हैं। कई ऊतक, जैसे रक्त के ऊतक, रक्त आपको पता है एक प्रकार का ऊतक है, तो उसके निर्माण में भी भाग लेता है कौन? आयन, जो आपके आयरन होता है। और भी बहुत से तत्व होते हैं। तो उसके बाद में हड्डियां, हड्डियों में कौन कौन पाया जाता है? आपको पता है हड्डियों में कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है। दांतों में भी यही होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है। तो ये एक प्रकार के खनिज लवण ही है, हमारे शरीर में ये भी भाग लेते हैं।
ऊर्जा तो नहीं बना रहे, लेकिन यह शरीर में उत्तरदायी तो है ना। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इस प्रकार से हृदय स्पंदन, चेता संवाहक पेशी संकुचन आदि में भाग लेते हैं। हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट में, संवाहक के रूप में, पेशी संकुचन। पेशी संकुचन कल मैंने बताया था ना कि हमारे पेशियों में संकुचन होता है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, गति कर पाते हैं, तो उसमें भी ये भाग लेते हैं। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहां से एक क्वेश्चन बनता है ये कि 29 तत्व होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सोडियम की। सोडियम रासायनिक केमिस्ट्री में मैं आपको करवा चुका हूं कि सोडियम 11 नंबर पे आता है ना। और क्या होता है, ये सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। ये सारी बातें मैं आपको करवा चुका हूं, तो उसी आधार पे अब अपने आगे पढ़ेंगे। सोडियम क्या बात है भाई, यह एक तो पेशियों में संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है। जब मैं आपको पेशी तंत्र पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा पेशियों में संकुचन। संकुचन का मतलब क्या होता है, पेशियों का सिकुड़ना, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, वही प्रतिवर्ती क्रिया वाला कि एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में जब सूचना जाती है तो किसके द्वारा जाती है, तो सोडियम आयन के द्वारा जाती है। शरीर में धनायन विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखता है। आपको पता है सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखता है क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है। रक्त दाब को या ब्लड प्रेशर को ये नियंत्रित रखता है, कौन, सोडियम। अगर इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो बीपी कम डाउन कम ज्यादा हो सकता है। स्रोत बताने की जरूरत ही नहीं है, नमक हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गए, मांस हो गया, दूध हो गया, मोस्टली आपको इसका स्रोत ध्यान रखना है, नमक। दैनिक आवश्यकता की हमें दिन में सोडियम कितना चाहिए, तो हमें चाहिए 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम एक दिन में हमें सोडियम चाहिए, कितना, 2.5 ग्राम। ये याद रखना है, 2.5 ग्राम पर डे सोडियम, पर डे सोडियम इतना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए सोडियम कंप्लीट। अगला है पोटेशियम, ये भी सोडियम का भाई है। पोटेशियम को के से लिखते हैं, कैलियम बोलते हैं, याद करवाई हुई है सारी चीज। सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, सभी खाद्य पदार्थों में, तो ये नहीं पूछा जाएगा कि पोटेशियम किस में पाया जाता है। कोशिका में होने वाली अनेक अभिक्रियाएं, जैसे अनेक अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान, जैसे इसके अलावा कोशिका में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें पोटेशियम उत्तरदायी होता है। पेशीय संकुचन, जिस तरह सोडियम होता है उसी प्रकार से तंत्रिका आवेग का संकुचन, विद्युत अपघट्य का संतुलन, ये सारी बातें जो सोडियम कर रहा है वही ये कर रहा है। अगला है कैल्शियम, ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम 20 नंबर पर आता है, पता ही आपको, है ना। विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी कल पढ़ाया था, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करने वाला। तो ये विटामिन कैल्शियम जब विटामिन डी के साथ मिल जाएगा तो ये दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना बस। रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पेशीय संकुचन से संबंधित है। स्रोत क्या है इसके, वही पनीर, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, चना, रागी, मछली, कवासा। इसकी दैनिक आवश्यकता 1.2 ग्राम, कितनी, 1.2 ग्राम हमें पर डे में चाहिए, कौन, कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद में अगला है फॉस्फोरस। जिस तरह सोडियम और पोटेशियम साथ साथ है उसी तरह कैल्शियम और फॉस्फोरस भी साथ साथ में, जिस तरह सोडियम और पोटेशियम उसी तरह कैल्शियम और फॉस्फोरस। दांत व हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन को बनाए रखने में सहायक। शरीर के जो तरल पदार्थ होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे रुधिर हो गया, लार हो गई, स्पर्म हो गए, है ना, तो उसमें संरचनात्मक संतुलन को ये बनाए रखता है। वसा व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन, आपका फास्फोरस। इसके स्रोत क्या है भाई, दूध है, पनीर है, हरी सब्जियां है, बादाम बाजरा है, रागी है, जई है, आटा है, कलेजी है, गुर्दा है। ये गुर्दे हमारे नहीं है, जैसे मांसाहारी जो लोग होते हैं जो मांस खाते हैं, या सर्वाहारी जो होते हैं वो जो मांस का सेवन करते हैं, उसमें उनको पता होगा भाई, ठीक है। तो उससे आप अच्छी मात्रा में फास्फोरस प्राप्त कर सकते हो।
दैनिक आवश्यकता कितनी है फास्फोरस की? 1.2 ग्राम। जितनी इसकी उतनी उसकी, 2 ग्राम पर डे। चलिए अगला है लोहे। बहुत बार मैं आपको करवा चुका हूं। HB बनाने के लिए आवश्यक है O2 का संवाहक होता है, शुरू में ही बता दिया था। इसकी कमी से अरक्तता होगी। ज्यादातर यह बालकों व महिलाओं में पाया जाता है। जो अरक्तता होती है वो ज्यादातर छोटे बच्चों में और महिलाओं में देखी जाती है, खून की कमी। इसके लिए आपको पता है फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, है ना। इसके स्रोत क्या है भाई? तो यकृत है, अंडा है, पालक है, मेथी है, अनाज है, मेवे हैं। 20 ग्राम पर डे, सॉरी 20 mg, 20 मिलीग्राम पर डे अपने को HB चाहिए, या HB नहीं, आयरन चाहिए, सॉरी 20 मिलीग्राम पर डे आयरन। अगला है आयोडीन। ये भी मैंने बहुत बार बता दिया। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है। अब थायराइड ग्रंथि में अगर आयोडीन की कमी होगी तो ये थायरोक्सिन हार्मोन कम स्त्रावित करेगी, और कम स्त्रावित थायरोक्सिन हार्मोन कम स्त्रावित होगा तो घेंगा या गलगंड रोग हो जाएगा। बहुत बार बता दिया। ठीक है। तो आयोडीन, घेंगा या गलगंड। अगर ये घेंगा रोग जो होता है इसकी एक अवस्था होती है क्रेटनिडम, तो वह अवस्था होती है इसमें शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके स्रोत क्या है? समुद्री मछली, समुद्री भोजन, हरी पत्तियां, आयोडीन युक्त नमक। लवणीय क्षेत्र होता है वहां का जो भोजन है वो आप कर सकते हो। कोई नई बात नहीं, कुछ भी नहीं था इसमें बताने वाला, पर फिर भी जो चीजें थी साथ के साथ आपको करवा दी। जल बताने वाली जरूरत है क्या? जल हमारे शरीर लिए क्यों आवश्यक है? जो इंपॉर्टेंट बात है मैं वो बता रहा हूँ। शरीर का लगभग 65 से 75% भाग जल ही बनाता है। हमारे शरीर का जो टोटल भार होता है उसका 70 से 75% जल ही होता है। जल की कमी से निर्जलीकरण होता है। अब जल की कमी शरीर में होती कैसी है? या तो अपने को लूज मोशन लग जाएंगे, और या क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, तो उसकी वजह से शरीर में जल में कमी आएगी, निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण से क्या होगा? शरीर में जल का ह्रास होगा। ये वो सारी बातें हैं। तापमान का नियमन बनाए रखता है ये। अगर जल की कमी होगी तो शरीर के तापमान में कमी होगी, वो सारी चीजें होने लग जाएंगी। उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल निभाता है, पता ही है। आवश्यकता 5 से 6 लीटर हमें पर डे में पानी पीना चाहिए, यही है। तो ये क्वेश्चन यही बनता है कि 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। इजी जिसे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है बताने वाला, है ना। अगला है संतुलित आहार। क्या होता है संतुलित आहार? छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि व स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व हों और निश्चित अनुपात में हो। अब आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जो हम शुरू में पढ़ के आए हैं साथ के साथ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, खाद्य रस, झिल्ली, ठीक है, वो सारी बातें। 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा प्रति आवश्यकता होती है एक वयस्क व्यक्ति को। एक दिन में काम करने वाला जो व्यक्ति है उसे 3000 से 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में क्या क्या होनी चाहिए? तो हमारे भोजन में 90 ग्राम तो प्रोटीन होना चाहिए, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 50 से 70 ग्राम वसा होनी चाहिए, बाकी अन्य होने चाहिए। ठीक है। मोस्टली आपको ये 3 ध्यान में रखने हैं कि 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 50 से 70 ग्राम वसा। तो आपको क्या क्या खाना है? दालें खानी है, कार्बोहाइड्रेट में भोजन जो आप अनाज खाते हो वो खाना है, और साथ में घी जरूर खाना है। अल्प पोषण, लंबे समय तक भोजन की मात्रा में कमी लेने, कम मात्रा में अगर आप भोजन लोगे तो अल्प पोषण हो जाओगे, और अधिक मात्रा में आप भोजन ग्रहण करोगे तो मोटापा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी, मधुमेह हो जाएगा, है ना। असंतुलित आहार, जब आहार में कुछ पोषक तत्व या तो अधिक हो या कम हो तो उस कंडीशन को असंतुलित आहार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असंतुलित आहार। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं मैं वो बता देता हूं। पहला क्वेश्चन 29 तत्व, ठीक है। दूसरा तत्व आ जाएगा आपका आयनों में विद्युत चालकता। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका सोडियम, दैनिक आवश्यकता। चौथा पोटेशियम में, पांचवा चौथा आ जाएगा आयरन, इसका कैल्शियम वाला, इसका 5, 6, 7, और लोहा में तो आपको पता ही है लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है 8, आयोडीन से ये क्वेश्चन बनता है 9, और जल से 2 क्वेश्चन बनते हैं ये, सर 11, संतुलित आहार से 12, 12 और 3 ये 15,
15 और लगभग 16 क्वेश्चन बनते हैं इस स्लाइड से। तो स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स बनाना, अच्छे से इस क्लास को करना। ये टॉपिक होता है अपना कंप्लीट। अगला टॉपिक रहेगा अपना फिजिक्स का, देखते हैं कौन सा करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।